तो अभी हम समझ रहे हैं कि इंसिजनल हर्निया के बारे में। तो इंसिजनल हर्निया नाम ही इंसिजन, मतलब कोई इंसिजन किया होगा, ठीक है, उसके बाद जो हर्निया डेवलप होता है उसको क्या कहेंगे, इंसिजनल हर्निया। इसके दो नाम है, पोस्ट ऑपरेटिव हर्निया, मतलब इंसिजन किया है, कोई ऑपरेशन किया है, उसके बाद जो हर्निया डेवलप हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव हर्निया। और अब एक इसका इंटरेस्टिंग नेम है वेंट्रल हर्निया। इसको वेंट्रल हर्निया क्यों कहते हैं समझते हैं। वेंट्रल का मतलब होता है एंटीरियर, ठीक है, ये तो हमें सब पता है। मतलब अगर हम कोई भी ऑपरेशन देखें तो वो एंटीरियर साइड पे होता है, ठीक है। तो एंटीरियरली एब्डोमिनल वॉल को जो रिपेयर करते हैं सर्जिकली, और उसके बाद जो अगर रिपेयर ठीक से नहीं हुआ होगा, इंसिजन ठीक से नहीं, मतलब उसका जो आगे की मैकेनिज्म ध्यान रखनी पड़ती है, मतलब फॉल्टी टेक्निक के कारण जो भी हर्निया डेवलप हो जाएगा वेंट्रल में, एब्डोमिनल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, तो वो हर्निया क्या होगा, इंसिजनल हर्निया। इसीलिए इंसिजनल हर्निया का दूसरा नाम क्या है यूज, वेंट्रल हर्निया, ठीक है। मतलब सारे इंसिजनल हर्निया वेंट्रल हर्निया कह सकते हैं, पर सारे वेंट्रल हर्निया को इंसिजनल हर्निया कह नहीं सकते, ठीक है, ये बात याद रखना। अब ये फीमेल्स में कॉमन होता है, ठीक है। इसके कॉजेटिव फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, कि सोचो कि अगर कोई इंसिजन हुआ है, कोई पोस्ट ऑपरेशन हुआ है, सूचर हुआ है, ठीक है, ये मैंने सूचर किया है, अगर उधर इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा कि वो स्कार को वीक करेगा, वो हीलिंग को वीक करेगा, और उधर क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। तो इसके कारण ये स्कारिंग वीक हो जाएगा। वीक होगा मतलब एब्डोमिनल वॉल का मसल्स वीक हो गए, वीक स्पॉट मिला मतलब हर्निया डेवलप होने का चांस है। ओबेसिटी भी वही करेगी कि उधर फैटी टिश्यू ज़्यादा फॉर्म हो जाएगी मसल फाइब्रस टिश्यू के कारण, ठीक है, टिश्यू वो कम हो गए और फैटी टिश्यू ज़्यादा फॉर्म हो गए, तो क्या होगा, उधर इंसिजनल हर्निया होगा। फॉल्टी टेक्निक के कारण सूचर ठीक से नहीं लिया होगा तो सूचर टूट जाएंगे, रिपेयर ठीक से होगा नहीं, वीक स्पॉट बन जाएगा। वीक स्पॉट बना मतलब कि हर्निया हो सकता है। अर्ली रिमूवल ऑफ सूचर, पहले ही सूचर ने रिमूव कर दिए हीलिंग से पहले ही, तो क्या होगा, ठीक से हील नहीं होगा, वीक स्पॉट बन जाएगा। और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर तो है ही, अगर सूचर किया है तो ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा कोई प्रेशर मत लगाए ताकि सूचर उसका टूटे नहीं, ठीक है, और वो वीक स्पॉट बने नहीं, ठीक है। अगर नर्व ही डैमेज हो गई, अगर मान लो ये मसल है इधर जिसको हमने रिपेयर किया था, मतलब अगर ऑपरेशन के टाइम अगर हमने नर्व ही डैमेज कर दी तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ठीक से होगा नहीं, नर्व डैमेज हो गए मतलब वो अपना मसल काम करेगा नहीं ठीक से, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा, तो वो मसल आगे जाकर टूट भी सकता है। यानी कि वो नर्व के कारण प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए नर्व भी एक इटियोलॉजिकल फैक्टर हो गया। स्टीरॉयड थेरेपी लेता है तो कोई उसका हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, स्लो होने के कारण उसका मसल वीक होता है, मतलब वीक डेवलप होता है थोड़ा धीरे धीरे, तो उधर हर्निया होने के चांसेस है। माल न्यूट्रिशन भी सेम टू सेम स्टीरॉयड के कारण, मतलब प्रॉपरली अगर चाहिए न्यूट्रिशन जो रिपेयर होने के लिए, अगर रिपेयरिंग मतलब स्ट्रांगली डेवलप होने के लिए, तो वो नहीं मिलते होंगे, विटामिन प्रॉब्लम होता होगा, तो इसके कारण माल न्यूट्रिशन भी एक पॉजिटिव फैक्टर है, ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा था कि कोई वुंड है, ठीक है, अगर उसमें इन्फेक्शन हुआ, अगर सूचर लिए है तो वो क्या करेगा, सूचर को तोड़ने की कोशिश करेगा, सूचर टूटेगा तो मसल सेपरेट हो जाएंगे, तो स्कार क्या हो जाएगा, आगे जाके क्या बनेगा, वीक स्कार बनेगा। आगे जाके कभी भी वो पर्सन डिस्ट्रॉय हो सकता है, वीक स्पॉट बन सकता है, और वीक स्पॉट बना तो कोई भी एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आ सकते हैं। तो ये इसकी पैथोलॉजी हुई। क्लिनिकल फीचर क्या दिखेगा, तो पेशेंट को बोलेंगे कि भाई आपने पहले कोई सर्जरी करवाई थी, इधर स्कार बना हुआ है इसलिए, तो बोलेगा हाँ मैंने कोई सर्जरी करवाई थी इधर, और उधर ही मुझे पेन हो रहा है, उधर ही मेरे को ये बल्ज आउट हो रहा है, ठीक है। तो स्कार भी देखने को मिलेगा, एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें थिन स्कार, ठीक है, एविडेंस इरेगुलर स्कार दिखेगा, ठीक है। उधर कफ एक्सपेंसल भी दिखेगा, रिड्यूसिबिलिटी भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा मोस्टली चांस किस में है, एल्डरली फैटी वुमन, बहुत बड़ी है एज में, और वो ओबेस पर्सन है, और वो वुमन है, तो इन तीनों में ये क्लिनिकल फीचर के लिए ये रिलेटिव मतलब चीज़ें हैं। इन्फेक्शन हुआ होगा, मतलब अगर कि आपने कोई सर्जरी करवाई है तो बोलेंगे हाँ मैंने सर्जरी करवाई है, उसके बाद आपको ज़्यादा कफ हो रहा था, मतलब ऐसी कोई बीमारी थी, तो बोलेंगे हाँ मेरे को ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ था, ये कफ का प्रॉब्लम था, तो कफ ज़्यादा होगा तो वो स्कार को तोड़ देगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो स्कार टूट जाएंगे, सूचर टूट जाएंगे, तो ये इंसिजन हर्निया होने का चांस है। इन्फेक्शन के कारण सेम टू सेम वही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्कार मतलब कोई हर्निया बल्ज होगा और उधर स्कार भी दिखाई देगा, मतलब ऐसा बल्ज हुआ होगा और स्कार वीक स्कार का पोर्शन भी हमें सीन होगा, ठीक है। तो ये सब था इंसिजनल हर्निया का क्लिनिकल व्यू। अब उसका मैनेजमेंट क्या करेगा, तो कुछ नहीं भाई, जो एनाटॉमी टूटी थी, जो मसल्स टूटे थे, उसको हम रिपेयर करते हैं सूचर से फिर से सर्जिकली। और अगर ओबेस पर्सन है तो पहले हम उसका क्लिनिकली वेट लॉस करवाएंगे, अगर उसको इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन को कम करेंगे,
कफ हो रहा है, मतलब ऐसे कुछ इन्फेक्शन है तो हम उसकी मेडिसिन देंगे पहले। इन्फेक्शन कम हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर जो मसल टूटे हैं, जो अंदर से डीपली वुंड जो नहीं था क्योर, तो हम पहले से ही उसके डीप वुंड में जाएंगे, पेरिटोनियम लेयर से लेके वो सब कुछ जो टूटा था वो सब रिपेयर करेंगे। वो सब सुचर करते करते हम उसके ऊपर मेस रख देंगे और फिर हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कर लेंगे। तो ये हुआ उसका मैनेजमेंट। ठीक है, इन सीजनल हर्निया में इतना था। थैंक यू। अब हम समझते हैं एपिगेस्ट्रिक हर्निया। नाम क्या है, एपिगेस्ट्रिक हर्निया। तो एब्डोमेन के 9 रीजन होते हैं, ठीक है, उसमें एक रीजन होता है एपिगेस्ट्रिक। ठीक है, सबसे ऊपर की लाइन में ये बीच वाला एपिगेस्ट्रिक रीजन होता है, उस साइड में होगा, मतलब एपिगेस्ट्रिक रीजन में होगा। और एपिगेस्ट्रिक रीजन में बीच में क्या जाता है, अम्बिलिकस के स्पेरल, साथ ही साथ ये लीनिया अल्बा जाता है। मैंने पहले भी लीनिया अल्बा का बोला है कि लीनिया अल्बा क्या है, जो कि एब्डोमिनल मसल का क्या है, एपोन्यूरोसिस है, मतलब ऐसे कनेक्ट होते हैं फाइबर्स। जैसे कि जो शर्ट होता है उसके अंदर हम क्या बटन देते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक लीनिया अल्बा टाइप की वो स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, जो सबसे पहले वीक होने का चांस है, क्योंकि वहाँ पे मसल एपोन्यूरोसिस होते हैं, फाइब्रस टिश्यू एपोन्यूरोसिस होता है। ठीक है, अब एपिगेस्ट्रिक रीजन है, मतलब यहाँ पे सिफट प्रोसेस होगा और इधर अम्बिलिकस। तो इतना पोर्शन में कोई भी हर्निया डेवलप होता है तो उसको एपिगेस्ट्रिक हर्निया कहेंगे। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है फैटी हर्निया ऑफ लीनिया अल्बा। तो लीनिया अल्बा तो है, इसमें क्या होगा, ये वीक होगा, वीक स्पॉट होगा, और इसका कंटेंट क्या बनेगा, कोई एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट का कोई पार्ट है वो अंदर आ गया, इसलिए इसको कहते हैं एपिगेस्ट्रिक हर्निया ऑफ लीनिया अल्बा। कोई फैटी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल पार्ट इसका पार्ट बना है, इसीलिए इसको कहेंगे फैटी हर्निया ऑफ लीनिया अल्बा। ठीक है, अब इसका कोस कैसे हो सकता है, सोचो कि अगर मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा लार्ज कोई पर्सन है, उसको हम स्मॉल शर्ट पहना देंगे, उसको बोलेंगे भाई तो सांस लेके वो शर्ट पहन ले, और फिर जैसे ही सांस छोड़ेगा सारे बटन टूट जाएंगे। वैसे ही कोई अगर कोई पर्सन होता है, उसकी औकात से ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेता है, अचानक ही बहुत ज़्यादा वजन उठाता है, तो उसका लीनिया अल्बा वीक हो जाता है। जैसे शर्ट का बटन टूट गया उसका, वैसे लीनिया अल्बा वीक हो जाता है। उधर से जो फैटी पार्ट होता है, फैट का रीजन, वो फैट अंदर आ जाएगा, तो वो कंटेंट बन जाएगा इसका, और हर्निया डेवलप हो जाएगा। तो ये इसका इटियोलॉजिकल कोस हुआ। अब आपको समझ में आ गया ऐसी हेवी एक्सरसाइज करने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस किस में है, मेन में, और वो भी कौन, जो लेबर वर्कर होते हैं मेन में। तो ये क्लिनिकल फीचर के हिसाब से ये मेन में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पता चल ही गया एपिगेस्ट्रिक हर्निया फीमेल में कम होता है, मेन से ज़्यादा। ठीक है, पोजीशन कहाँ पे होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसका जिपॉइड प्रोसेस से अम्बिलिकल रीजन में, एपिगेस्ट्रिक रीजन में ही इसका एपिगेस्ट्रिक हर्निया दिखाई देगा। अब जो ये हमारा एपिगेस्ट्रिक हर्निया, उसकी एक बहुत खास बात है कि उसमें कफ एक इम्पल्स रेयर ही देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों, कि बाकी सब हर्निया में हमें कफ इम्पल्स देखने को मिल रहे थे। ठीक है, कफ इम्पल्स लेंगे तो बल्ज आउट होता रहा हर्निया, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कारण ये है कि पहले तो ये लीनिया अल्बा में हो रहा है। ठीक है, ये लीनिया अल्बा में हो रहा है, तो लीनिया अल्बा क्या है, छोटी सी एक नैरो चीज़ है। ठीक है, तो इधर प्रेशर, मतलब कोई अगर प्रेशर लगेगा तो इधर तक प्रेशर आएगा, तो उसका कफ इम्पल्सन थोड़ा रेयर पड़ेगा। ठीक है, और अंदर फैट है। ठीक है, अब सोचो वाटर में अगर हम हाथ डालेंगे तो जैसे तरंगे नहीं जाती, वैसे फैट में इम्पल्स मतलब का प्रेशर, मतलब जो पास होता है वो कम होता है, तो कफ इम्पल्स थोड़ा फैट में कम दिखाई देता है, तो वो ट्रांसमिट नहीं होगा इम्पल्स, क्योंकि एपिगेस्ट्रिक हर्निया का कंटेंट क्या है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। ठीक है, तो अंदर फैट है, इसलिए इसका ट्रांसमिट होना बहुत रेयर है, तो इम्पल्स भी ट्रांसमिट कम हो गए इन रिस्पेक्ट टू अगर उधर कोई ऑर्गन हुआ होगा तो। ठीक है, और लीनिया अल्बा मैंने बोला था कि डेंस फाइबर सीट है। ठीक है, तो ये बहुत कम इम्पल्स को झेल पाएगी, और वो इनरिड्यूसिबल भी देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि ये फैट है, तो फैट क्या हुआ होगा, उधर ट्रैप हुआ होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ हर्निया का कंटेंट क्या होता है, ऐसे सेक होता है, उधर नेक होती है, तो नेक में अगर फैट फंस गया होगा तो रिड्यूसिबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ें याद रखो, एपिगेस्ट्रिक हर्निया में कफ इम्पल्स भी रेयर देखने को मिलते हैं, और रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट में इरिड्यूसिबल देखने का चांसेस ज़्यादा है। और तीसरी बात, इसमें पेन भी कम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें फैटी है, कोई वेसल स्ट्रेंगुलेटेड नहीं है, तो ये फैटी दिखाई देगा, इसीलिए इसका इम्पल्सन भी, मतलब पेन भी इसका कम होगा। और फैट है, स्किन है, मतलब वो टेंडर है, इसीलिए टेंडरनेस देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें याद रखो, कफ इम्पल्स रेयर देखने को मिलेगा, इरिड्यूसिबिलिटी देखने को मिलेगी, पेन कम देखने को डेल मिलेगा, टेंडरनेस दिखने को मिलेगी। ठीक है, और एक चीज़ होगी, अगर वो टाइट कपड़े पहनेगा तो एपिगेस्ट्रिक हर्निया जैसे ही प्रेशर मिलेगा तो डेवलप होगा,
तो उधर पेन होगा। और साथ ही साथ ऐसा कहा है कि उसमें पेप्टिक अल्सर डिजीज देखने के चांसेस भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि दोनों में ऐसा सेम ही चीज़ें होती है। क्या चीज़ें सेम होती है कि भाई पेप्टिक अल्सर डिजीज है तो वो भी एपिगेस्ट्रिक रीजन में ही पेन, ब्लोटिंग, वो सब कुछ उधर ही देखने को मिलता है, और एपिगेस्ट्रिक हर्निया में एपिगेस्ट्रिक रीजन में ही देखने को मिलेगा। तो दोनों का इटियोलॉजिकल प्रोसेस एपिगेस्ट्रिक रीजन में ही हो रहा है, इसलिए पेप्टिक अल्सर डिजीज भी उधर साथ ही साथ देखने को मिल सकता है। ठीक है। और मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, तो सिंपल टेक्निक है हर्निया की, हर्नियोटोमी, हर्नियोग्राफी और हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोटोमी में क्या करते थे, सेक को रिमूव करके फिर से रिड्यूस कर देते थे और क्लोजिंग कर देते थे। हर्नियोग्राफी में क्या करते थे, सेक को रिड्यूस करते थे, उसके बाद ऑल्सो उसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता था, मतलब जहाँ से वो चीज़ें जुड़ी हुई होती थी, उधर से हम उसके साथ उसको बांध देते थे, सूचर कर देते थे, ताकि वो फिर से आगे आने की कोशिश न करे। ठीक है, इसलिए उसको कहते थे हर्नियोग्राफी, सूचर कर देते थे पीछे की वॉल से। ठीक है। और हर्नियोप्लास्टी में क्या करते थे, ये भी करते थे और इसको बांध भी देते थे और ऊपर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी रख देते थे। उसको क्या कहते थे, मेस वर्क, मेस, जिसको मोस्टली दो थी, एक एनालोगस मटेरियल था और एक हमारा प्रोलिन सी मेस था। ठीक है। तो हर्नियोप्लास्टी थी ये, मोस्टली हर्नियोप्लास्टी आज यूज़ करते हैं क्योंकि वो मेस बिठाना ठीक है, क्या कि वो आगे जाके फिर से डेवलप ना हो। तो यहाँ तक हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट हर्निया पढ़ लिए, इंग्वाइनल हर्निया, फीमोरल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इंसिजनल और एपिगेस्ट्रिक हर्निया, सारे हर्निया हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अगर आपको वो सब नहीं देखा तो पीछे की वीडियो में हम देख सकते हो। थैंक यू।